हेलो, 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 हेलो। एम आई ऑडिबल और विजिबल? हाय, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मेरी ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? आवाज़ आ रही है प्रॉपर? थोड़ा-सा लाइटिंग का इश्यू होगा, कोई बात नहीं। बाकी सब ओके है, क्लियर है जी? चलिए, तो क्लास स्टार्ट करें बिना देरी किए हुए? ओके, ओके। चलिए, आ जाइए सभी लोग जॉइन कीजिए फटाफट से, फिर अपन कंटिन्यू करते हैं अपना आज का क्लास। ठीक है जी? आ जाइए, सभी लोग आ जाइए। ओके, चलिए जॉइन कीजिए सभी लोग, फिर अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आ जाइए सभी लोग, जॉइन कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने लाइन से, ठीक है? बहुत टाइम हो गया कुछ बातचीत किए हुए, कुछ बोले हुए। तो कहा जाता है कहा जाता है कि इंसान ही काम आता है इंसान के, इंसान ही काम आता है इंसान के, मददगार कोई फरिश्ता नहीं होता। इंसान ही काम आता है इंसान के, मददगार कोई फरिश्ता नहीं होता। यह सच्चाई जान ले ऐ दोस्त, यह सच्चाई जान ले ऐ दोस्त, इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता, कोई रिश्ता नहीं होता। चलिए, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो आ जाइए सभी लोग, फटाफट से जॉइन कीजिए अपना आज का क्लास। ठीक है? चलिए, जॉइन कीजिए सभी लोग, सभी को वेरी गुड इवनिंग। चलिए, तो देखिए, अ, आपने देखा होगा, बनाया होगा या फिर आपने करा भी होगा, ये आपने किया हुआ होगा। ठीक है? ये आपने किया हुआ होगा। क्या है ये? तो ये है चैप्टर वाइज क्वेश्चन। ठीक है जी? चैप्टर वाइज क्वेश्चन। देखिए, अलग अलग तरीके से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक होता है चैप्टर वाइज क्वेश्चन, दूसरा होता है यूनिट वाइज। ठीक है जी? और एक होता है सिलेबस वाइज। एक होता है सिलेबस वाइज। क्लियर है जी? चैप्टर वाइज क्वेश्चन, यूनिट वाइज और सिलेबस वाइज, ये सभी लोग करते हैं, बहुत लोग ये करते भी होंगे। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि यदि अभी के टाइम में आपको आगे बढ़ना है तो आपको कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा। जो सभी लोग कर रहे हैं, सभी लोग सक्सेस को तो नहीं पा लेते हैं। सक्सेस को पाने के लिए कुछ अलग तरीका करना पड़ेगा, कुछ अलग तरीके से अपन को पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो देखिए, अब जो हमारा शेड्यूल रहेगा वो शेड्यूल ये रहेगा कि आपको कंसेप्ट पढ़ाएंगे और जो टॉपिक आपको पढ़ा दिए उस टॉपिक से आपको प्रॉपर क्वेश्चन भी करवाएंगे। ठीक है? ये नहीं कि एक दो आध क्वेश्चन बता दिए हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो टॉपिक आपको पढ़ाएंगे उस टॉपिक से प्रॉपर आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है? तो हम जो स्टार्ट करेंगे वो कुछ स्पेशल होगा, जो कि YouTube पे अब से पहले कभी भी नहीं हुआ है। फर्स्ट टाइम अब से YouTube पे स्टार्ट करेंगे, और वो है अपना टॉपिक वाइज MCQ प्रैक्टिस। टॉपिक वाइज MCQ प्रैक्टिस। ठीक है जी? टॉपिक वाइज MCQ प्रैक्टिस, यानी कि क्लास 11th और क्लास 12th के हर एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन करवाएंगे। जहां जहां से क्वेश्चन एनटीए पूछ सकता है, जहां जहां से कोई स्टेट बोर्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, जहां जहां से सीबीएसई क्वेश्चन पूछ सकता है, जहां जहां से नीट में क्वेश्चन आ सकता है, आपको वो हर एक क्वेश्चन करवाएंगे, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है जी? ऑलराइट, यहां तक
ऑलराइट, कोई दिक्कत? ओके, सॉरी फॉर दैट, बीच में कैमरे में कुछ हो गया था इसलिए वीडियो स्टॉप हो गया था। ठीक है जी, चलिए, ओके, थैंक यू, थैंक यू। आप सबका साथ रहेगा तो सब मिल के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अपने जो करेंगे वो होगा अपना टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस। हर एक टॉपिक पढ़ेंगे और हर एक टॉपिक से हर एक क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दे तो आप आराम से क्वेश्चन का जवाब दे सके। और यदि कोई पूछे बायोलॉजी किससे पढ़े थे तो आप मेरा नाम ले सके। चलिए, तो उसके साथ स्टार्ट करते हैं आज का जो अपना चैप्टर है। ठीक है जी, जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बॉस, उसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्लास 12th जूलॉजी, क्लास 12th जूलॉजी, क्लास 12th का जूलॉजी का, क्लास 12th जूलॉजी का पहला चैप्टर। ठीक है, क्लास 12th जूलॉजी का पहला चैप्टर क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्लास 12th का पहला चैप्टर की यदि बात करेंगे तो वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। दूसरा चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और तीसरे चैप्टर की यदि बात करेंगे तो अपना तीसरा चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो इन तीनों चैप्टर को हमने अच्छे से पढ़ लिया है। हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन को पढ़ लिया, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को पढ़ लिया और हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम करेंगे उसका प्रैक्टिस, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, यदि बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपके जो टॉपिक्स आएंगे, सबसे पहला जो आपका टॉपिक आएगा वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है बॉस, सबसे पहला टॉपिक आएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहां पे हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सी चीजें होती है, उनका काम क्या है, वो सारा का सारा हमने कहां पढ़ा था? इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक में, जिसका नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस चैप्टर का जो दूसरा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था उसके पार्ट्स के बारे में, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसका काम क्या होता है, हर एक चीजों के बारे में हमने यहाँ पे डिटेल में पढ़ लिया था। ठीक है, तीसरा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है गैमीटोजेनेसिस। ठीक है, तीसरे टॉपिक का नाम है गैमीटोजेनेसिस, जहां पे मैंने आपको बताया हुआ था मेल के बॉडी में स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, फीमेल के बॉडी में ओवम का फॉर्मेशन कैसे होता है, इन सब के बारे में डिटेल प्रोसेस वहां पे बताए हुए थे स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के रूप में। क्लियर? उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक था, इस टॉपिक का नाम था मेंस्ट्रुअल साइकिल। हर फीमेल को जो हर फीमेल जो कि 12-13 साल की अवस्था से निकल गई है और 45-50 साल के एज में है, ठीक है, तो उसके बीच का जो ड्यूरेशन होता है, तो हर फीमेल को हर एक महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। वो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती है, कौन कौन से फेज आता है, कब कब मेल और फीमेल आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स करे कि बेबी हो, कब करे बेबी ना हो, सारा का सारा चीज यहाँ पे आपको डिटेल में मैंने बता रखा है। क्लियर? उसके बाद अगला जो टॉपिक था वो था फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है
वो फीमेल के यूट्रस में जाकर जो धंसता है, जिसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं, वो सारा कैसे होता है, वो सब का सब यहाँ पे आपको बताए हुए थे। ठीक है, ठीक है बॉस, क्लियर है इतना। उसके बाद अगला था प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, क्लियर है। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो यहाँ पे आपको पढ़ाए हुए थे प्रेगनेंसी क्या होता है कि जो जब मेल और फीमेल के बीच में जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद फीमेल प्रेग्नेंट होती है। ह्यूमन फीमेल में प्रेगनेंसी 9 मंथ्स की होती है। उन 9 महीने में क्या क्या चीजें होता है, बच्चा का बॉडी कब बनता है, बच्चा पहला मूवमेंट कब कब करता है, बच्चे के बॉडी में सबसे पहले क्या बनता है, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, 4 मंथ, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, इन सब में क्या होता है, ये सारा का सारा आपको मैंने बताया। ठीक है, और इस चैप्टर का जो सबसे लास्ट टॉपिक है वो है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। क्या है, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ठीक है, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्चुरेशन किसको बोलते हैं, डिलीवरी ऑफ बेबी, बच्चे का जो डिलीवरी होता है उसको बोलते हैं पार्चुरेशन। ठीक है, और पार्चुरेशन के बाद महिला जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, दैट इज लैक्टेशन। ठीक है, तो इन सब टॉपिक में, इन सब इस चैप्टर के इन सारे टॉपिक्स को मैंने आपको बतला दिया है। ठीक है, अब इन सभी टॉपिक से एक एक करके हम क्या करेंगे, इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन बनाएंगे अपना। ठीक है जी, क्लियर है। अब देखिए, अब हो सकता है कि आपके मन में एक डाउट हो, क्या डाउट हो, कि ऐसा तो नहीं है कि सारे बच्चे जो होंगे वो पिछले वाला लेक्चर देखे हुए होंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो अभी अभी नए कनेक्ट हुए हो, उन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा है। तो उनके लिए एक काम करेंगे, उनके लिए काम ये करेंगे कि जब भी हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड उस चीज को अच्छे से डिटेल में बताते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे कि नए वाले स्टूडेंट को भी कोई दिक्कत ना हो। क्लियर बेटा जी, बहुत बहुत दिक्कत हो रही है, तबीयत ठीक नहीं है, गला साथ नहीं दे रहा है, फिर भी आपके लिए हम एकदम तैयार हैं, बिल्कुल। आप भी सपोर्टेड रहिए। ठीक है, फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, फैलाइए सभी तक। ठीक है, जिससे कि सभी तक ज्ञान पहुंचे, क्योंकि कंपटीशन का मजा तभी आएगा जब आपके कॉम्पिटिटर तगड़े होंगे। क्लियर, चलिए तो आते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक पे। ठीक है जी, जिससे रिलेटेड आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर है, हमारा जो आज का टॉपिक है इसका नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपको मैंने बताया हुआ था सेक्स ऑर्गन्स के बारे में। ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स के बारे में मैंने क्या बताया हुआ था, ये 2 टाइप के होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी और दूसरे होते हैं सेकेंडरी। क्लियर है, एक होते हैं प्राइमरी और दूसरे होते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको बोलते हैं, जो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करता है गैमेटोजेनेसिस में, गैमेट के फॉर्मेशन में। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, तो वो है टेस्टिस। क्लियर, क्या है, तो वो है टेस्टिस। उसके बाद सेकेंडरी की बात करेंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या क्या चीजें आएंगी, पेनिस आएगा, यूरेथ्रा आएगा, ठीक है, ईटीसी। तो
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितने पार्ट्स हैं उनमें प्राइमरी है टेस्टिस, और टेस्टिस के अलावा और बाकी जितने सारे पार्ट्स हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। क्लियर है जी? यहां तक ओके है? आगे बढ़े, कोई दिक्कत? होप कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चंस को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है आज के इस लेक्चर में। ठीक है जी, आज के इस लेक्चर में बहुत मजा आने वाला है, प्रॉमिस, मैं हूं ना। चलो, तो आज के लिए आपका पहला सवाल, ठीक है जी, आज के लिए आपका पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। अभी क्या हो गया भाई? डोंट वरी, एवरीथिंग इज ओके। गिव मी 1 minute. चलिए, हाँ जी, बीच में थोड़ा सा सॉरी के लिए, आई एम सो सॉरी। ठीक है, थोड़ा बहुत मैनेज कर लीजिए। ठीक है, चलिए आइए, ये रहा आज का क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका आज के लिए, आंसर कीजिए फटाफट से। आपको इस चीज के लिए दिया जाएगा 10 सेकेंड का टाइम। ठीक है, आपको इसके लिए दिया जा रहा है 10 सेकेंड का टाइम, आंसर कीजिए। चलिए फटाफट से आंसर द क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन। 1, ओके ओके भाई, ओके ओके ओके, चलिए बता दे आंसर। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, हर क्वेश्चन के पीछे उसका आंसर छुपा हुआ होता है। देखिए यहां पे बोल रहा है इंटरस्टिशियल सेल सेक्रेट हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल कौन से हार्मोन को सेक्रेट करता है? इंटरस्टिशियल सेल कौन से हार्मोन को सेक्रेट करता है? क्वेश्चन, सबसे पहले यदि बात करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तो है टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन कहां पे होता है? तो ये होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। कहां पे होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जहां पे स्पर्म का निर्माण होता है। और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 3 प्रकार के सेल प्रेजेंट होते हैं। कितने प्रकार के सेल? 3 प्रकार के सेल प्रेजेंट होते हैं। आप बोलोगे सर वो तीनों सेल का नाम तो बताइए, तो लीजिए, सबसे पहला सेल का नाम है स्पर्मेटोगोनियल सेल, या फिर इसी को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, और इसी का और नाम है मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल। ठीक है जी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 3 प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती है। पहली कोशिका का नाम है स्पर्मेटोगोनियल सेल, जिसको स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं।
या फिर उसको मेल जर्म सेल भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, और इसका काम क्या होता है भाई, इसका काम होता है स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्मेशन, यानी कि ये क्या करता है, ये स्पर्म का निर्माण करवाता है। कौन, स्पर्मेटोगोनियल सेल, ठीक है। अगला, मन में डाउट, सर दूसरे सेल का नाम बताइए। दूसरा सेल है सर्टोली सेल। क्या नाम है भाई, दूसरे सेल का नाम है सर्टोली सेल, ठीक है। जीवन जीने के लिए हमें हमारी आधारभूत जरूरतें क्या 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 है, रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। ये नहीं कि सर पिज्जा ही खिला दो, नहीं, रोटी, कपड़ा और मकान, तीन चीजें। दुनिया में आ गए, दुनिया में आने के बाद पालन पोषण भी तो जरूरी है, बच्चे को जन्म दे दो और लग जाओ दूसरे की तैयारी में, ऐसा तो है नहीं। बच्चा इस दुनिया में आया है तो क्या करना पड़ेगा, उसका सेवा खर्चा भी उठाना पड़ेगा, उसका पालन पोषण भी करना जरूरी है। सेम वैसे ही स्पर्म का निर्माण जो हो रहा होता है ना, तो उस टाइम उसको भी तो पोषण की जरूरत पड़ेगी, उस टाइम उसे भी तो नॉरिशमेंट चाहिए होगा, तो उसको नॉरिशमेंट कौन देगा, यही सर्टोली सेल। ये क्या करता है, प्रोवाइड प्रोवाइड नॉरिशमेंट, प्रोवाइड नॉरिशमेंट टू मेल जर्म सेल, यानी कि मेल जर्म सेल को नॉरिशमेंट प्रदान करता है, कौन, सर्टोली सेल, ठीक है। और तीसरा जो सेल होता है, इसी तीसरे सेल का नाम है इंटरस्टिशियल सेल, या फिर इसी का दूसरा नाम है लेडिग सेल। इसका काम क्या होता है बेटा जी, इसका काम होता है, ये रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को, और यही टेस्टोस्टेरोन मेल कैरेक्टर को डेवलप करता है, ठीक है। मेल कैरेक्टर को डेवलप करता है। मेल कैरेक्टर को डेवलप करने का मतलब क्या हो गया, आवाज का भारी होना, एडम्स एप्पल का बड़ा होना, कंधे के नीचे बालों का आना, ठीक है, और प्यूबिक पार्ट्स बालों का आना, ये सारे का सारा इन सबको क्या बोलते हैं, मेल कैरेक्टर। और ये किसके कारण होता है, टेस्टोस्टेरोन के कारण। बहुत पर्सन को देखते होंगे कि वो बहुत बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा एज हो गया है, उनका 20 साल 22 साल 25 साल 30 साल उम्र हो गया है, लेकिन दाढ़ी मूछ नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि उनके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन की कमी हो, क्लियर, इसके कारण भी वो चीजें होती है। अब आपको आंसर पता चल गया, क्या होगा आंसर, तो उसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, यानी कि इंटरस्टिशियल सेल जो है ये क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को रिलीज करता है, क्लियर, सेक्रेट करता है। क्लियर है जी, यहां तक, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए, ओके। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, जिसकी कीमत है पता नहीं, तो चलिए, इसमें भी आपको अगेन हम देंगे 10 सेकेंड का टाइम, जल्दी से आंसर कीजिए। स्पर्म प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन, स्पर्म का प्रोडक्शन कहां पे होता है, 4 3 2 1, बज गया घंटी, बज गई घंटी, बज गई घंटी, बज गई, बज गई घंटी, चलिए। स्पर्म का प्रोडक्शन कहां पे होता है बताइए, हाँ जी, ओके। तो अभी अभी मैंने बताया कि स्पर्म कहां पे बनता है, तो स्पर्म बनता है मेल के टेस्टिस में, और टेस्टिस में भी कहां पे, तो टेस्टिस में भी प्रेजेंट होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो याद रखिएगा कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहां पे होता है,
तो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। ठीक है जी, क्लियर है? क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आंसर कीजिए फटाफट से। अगेन द सेकेंड, वॉस इफ्रेंशिया एग्जिस्ट बिटवीन, वॉस इफ्रेंशिया किनके किनके बीच में होता है? वॉस इफ्रेंशिया किनके किनके बीच में होता है? जल्दी से बताइए। वॉस इफ्रेंशिया, ओके, बज गई घंटी। चलिए बता दें। ओके आइए देखिए, याद कीजिए आपको मैंने स्पर्म पाथवे बताया हुआ था। ठीक है, आपको मैंने स्पर्म पाथवे बताया था, स्पर्म पाथवे। कहाँ पे स्पर्म बना और कहाँ से कहाँ तक गया इसके बारे में आपको कहानी बताई थी कि नहीं? एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए खत्म कहानी। उसको नहीं सोचना है, इसको सोचना है। स्पर्म पाथवे याद कीजिए, मैंने बताया हुआ था कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। कहाँ पे होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद ये कहाँ पे जाता है? ये जाता है रेटी टेस्टिस। कहाँ पे जाता है भाई? ये जाता है रेटी टेस्टिस में। ठीक है, हालांकि इसके बीच में एक और नाम है, वो आप लिखना चाहे तो आप वो भी लिख सकते हैं। उसका नाम है ट्यूब्यूलर रेक्टाई। और इसके बाद आता है रेटी टेस्टिस। इसके बाद आता है वास इफ्रेंस। उसके बाद आता है एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस। इसके बाद आता है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के बाद आता है इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट। उसके बाद आता है यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग जिसको बोलते हैं। और यूरेथ्रा के बाद आता है एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटर्स। ठीक है, जहां से स्पर्म निकल के मेल के बॉडी से बाहर या फिर फीमेल के बॉडी में चला जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे बोल क्या रहा है आपसे? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वॉस इफ्रेंसिया किनके किनके बीच में होता है। ठीक है, ये रहा वॉस इफ्रेंस किनके किनके बीच में है? एक तो है रेटिटेस्टिस और दूसरा है एपिडिडाइमिस। तो ढूंढिए कहाँ पे है। ये रहा रेटिटेस्टिस एंड एपिडिडाइमिस, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? क्लियर है? बहुत बेसिक से लेकर चल रहे हैं, जिससे कि अच्छे बच्चे जो होंगे, अच्छे बच्चे तो अच्छा करेंगे ही, और जो वीक वाले स्टूडेंट हैं, वो भी बढ़िया करे। देखिए अच्छे टीचर की पहचान वो नहीं होती जो हीरे को चमका दे, क्योंकि हीरे में खुद से ही हीरे की चमक उसके पहले से ही होती है। ठीक है, अच्छे टीचर की पहचान ये नहीं है कि वो हीरे को चमका दे, गंदे हीरे को चमका दे। हीरे में ऑलरेडी ही चमक होती है, वो बस छुपी हुई होती है। ठीक है, लेकिन अच्छे टीचर की पहचान वो होती है जो वीक से वीक स्टूडेंट को भी बढ़िया से बढ़िया राह दिखा दे। क्लियर है जी? ठीक है, तो इसीलिए बहुत बेसिक से लेकर चल रहा हूं, बहुत डिटेल में आपको बताते हुए चल रहा हूं, जिससे कि वीक वाले बच्चों को भी दिक्कत ना हो। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए, ये बनाइए। इसका क्वेश्चन बोल रहा है एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द पेनिस इज
पेनिस का एक्सटर्नल ओपनिंग क्या कहलाता है? पेनिस का एक्सटर्नल ओपनिंग क्या कहलाता है? चलिए बताइए। ओके, तो देखिए, देखिए ये रहा यहाँ पे स्क्रॉटम। क्या है भाई? स्क्रॉटम। ये क्या है भाई? पेनिस। पेनिस का आगे बढ़ा हुआ भाग ये वाला क्या है? ये है ग्लांस पेनिस। ठीक है, यहाँ पे पोल क्या आ रहा है? एक्सटर्नल एक्सटर्नल ओपनिंग, यानी कि पेनिस का सबसे बाहर वाला ओपनिंग मतलब गेट, मतलब छेद। ठीक है, यदि ये पूछता कि पेनिस का आगे बढ़ा हुआ भाग क्या कहलाता है, तब वहां पे आप क्या लिखते? तब वहां पे आप लिखते ग्लांस पेनिस। लेकिन यहाँ पे वो ओपनिंग पूछ रहा है। अब यहाँ पे आपके मन में आ सकता है, सर पेनिस का ही तो ओपनिंग है, तो नाम होगा पेनिस ओपनिंग। या फिर पेनिस के ऊपर होता है फोर स्किन, तो बोल देंगे फोर स्किन। और यूरेथ्रा का ओपनिंग भी होता है, तो तीनों मतलब ऑल ऑफ दिस। ना बेटा ना, ना नाम आपसे ये पूछा जाए कि आपके बायो वाले टीचर का नाम क्या है, तो आप ये नहीं बोलिएगा कि यहाँ के इसके डायरेक्टर हैं, या फिर हम लोग ये बोलते हैं प्यार से, या फिर कुछ भी। वो आपसे नाम पूछ रहा है तो आप नाम बताइएगा ना। वैसे ही यहाँ पे बोल रहा है कि पेनिस का एक्सटर्नल ओपनिंग, पेनिस का सबसे बाहर वाला ओपनिंग क्या कहलाता है? अभी मैंने बहुत बार बताया, एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, तो उसका आंसर होगा यूरेथ्रल मीटस। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, आंसर कीजिए फटाफट से। अभी मैंने बताया है इस क्वेश्चन का आंसर, चलिए जल्दी से बतलाइए। क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्वेश्चन का आंसर फटाफट फटाफट। हाँ जी बच्चों जल्दी। द एनलार्जमेंट एंड ऑफ द पेनिस। अब यहाँ पे बोल रहा है कि पेनिस का आगे बढ़ा हुआ भाग। ठीक है, पेनिस का ये रहा पेनिस। ठीक है, और ये रहा उसका आगे वाला बढ़ा हुआ भाग। तो इसका मैंने अभी नाम क्या बताया? नाम मैंने बताया ग्लांस पेनिस। किसी के मन में आएगा कि सौर ई का होता है यूरेथ्रल मीटस, तो भैया अभी बतलाए, अभी समझाए। यहाँ पे जो ये छोटा सा होल होता है जहां से पेशाब निकलता है, जहां से यूरिन निकलता है, यानी कि जहां से स्पर्म भी निकलता है, सीमेन निकलता है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस। ये छेद है, ओपनिंग है। लेकिन बोल रहा है पेनिस का आगे बढ़ा हुआ भाग, तो वो ये है, इसका नाम है ग्लांस पेनिस। ठीक है, अब बोलोगे सर 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 ये फोर स्किन क्या होता है? नाम से है, स्किन मतलब चमड़ी। ठीक है, तो ये इसके ऊपर जो पतली सी चमड़ी होती है ना पेनिस के ऊपर में, दैट इज फोर स्किन। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा था कि पेनिस का एनलार्जमेंट भाग, यानी कि पेनिस का बढ़ा हुआ भाग क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ग्लांस पेनिस। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब ये देखिए, आंसर कीजिए इसका। यहाँ पे बोल रहा है आपसे, यहाँ पे बोल रहा है आपसे, द डक्ट विच कैरीज स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस। ठीक है, वो कौन सा डक्ट है, वो कौन सी नली है जो स्पर्म को टेस्टिस से एपिडिडाइमिस तक ले जाती है? ठीक है, वो कौन सा डक्ट है, वो कौन सी नली है जो स्पर्म को टेस्टिस से एपिडिडाइमिस तक ले जाती है? अभी मैंने बतलाया हुआ था ना, स्पर्म पाथवे में, स्पर्म पाथवे मैंने क्या बतलाया हुआ था? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या था? उसके बाद क्या आया हुआ था? ट्यूब्यूलर रेक्टाई, याद आया?
और ट्यूबुलर रेक्टाई के बाद क्या आया हुआ था? रेटी टेस्टिस के बाद वॉस इफ्रेंस। अब वॉस इफ्रेंस के बाद क्या आया हुआ था? एपिडिडाइमिस। ठीक है, आगे मैंने बता ही दिया हुआ है। यहाँ पे सिर्फ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। आपको भी बाबू सोना से बतियाना होगा, है ना? ठीक है, नहीं ये सब मत करना। ठीक है, फोकस फोकस ऑन दिस, फोकस ऑन योर गोल। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे बोल रहा है कौन सा डक्ट है जो कि स्पर्म को टेस्टिस से एपिडिडाइमिस तक ले जाता है। ठीक है, तो एपिडिडाइमिस तक ले जाने वाला क्या है भाई? एपिडिडाइमिस तक ले जाने वाला क्या है? एपिडिडाइमिस से पहले क्या? वॉस इफ्रेंस। तो जाहिर सी बात है कि स्पर्म को वॉस इफ्रेंशिया ही कहां तक ले जाएगा? वो ले जाएगा एपिडिडाइमिस तक। ठीक है, ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। ओके, आंसर कीजिए इसका फटाफट से। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड हेल्प इन, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड हेल्प इन, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का काम क्या है? चलिए बताइए, बताइए यहाँ पे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का काम क्या है? देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सेसरी ग्लैंड की यदि बात करें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यदि हम बात करते हैं एक्सेसरी ग्लैंड की, ठीक है, तो ये जो एक्सेसरी ग्लैंड होता है ना, ये एक्सेसरी ग्लैंड 3 होता है। ठीक है, पहला प्रोस्टेट ग्लैंड, दूसरा सेमिनल वेसाइकल, या फिर पहला सेमिनल वेसाइकल, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या फिर इसी का नाम क्या बोलेंगे बाबू? काउपस ग्लैंड। ठीक है, तीनों का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन बताएगा तीनों का काम? ठीक है, सेमिनल वेसाइकल की यदि बात करते हैं, सेमिनल वेसाइकल का काम क्या होता है? ये सेक्रीट करता है, ये बनाता है सेमिनल फ्लूइड। क्या बनाता है? सेमिनल फ्लूइड। सीमेन को व्हाइटनेस कौन प्रदान करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। साथ ही साथ उसमें जो हल्की सी गंध होती है वो कौन देता है उसको? प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या फिर काउपर्स ग्लैंड, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है पेनिस को लुब्रिकेशन प्रदान करना, और साथ ही साथ इनके और इनके यानी कि बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड का सेक्रीशन मिल करके सीमेन को चिपचिपाहट भी प्रदान करते हैं। ठीक है, याद रहेगा। कोई दिक्कत हो कॉल घुमा लेना। हेलो सर। चलो, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, प्रोस्टेट ग्लैंड इज प्रेजेंट। प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? चलो 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 चलो, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, आंसर द क्वेश्चन। प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड क्या ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होता है? ना 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 ना, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, कैसे कैसे बोलोगे सर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में प्रेजेंट नहीं होता है? बताओ बताओ। क्योंकि जब स्पर्म आ जाता है कहाँ पे, जब स्पर्म आ जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ट्यूबुलर रेक्टाई में, ट्यूबुलर रेक्टाई से रेटी टेस्टिस में, वहाँ से वॉस डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, वॉस डिफरेंस, वॉस डिफरेंस के बाद वो कहाँ पे जाता है?
सेमिनल वेसाइकल के, और सेमिनल वेसाइकल के बाद आता है ये प्रोस्टेट ग्लैंड। ये तो सेमिनिफेस्टिब्यूल में हो ही नहीं सकता है, ये बहुत पहले का है, आई तो बहुत लास्ट का है, तो ये नहीं होगा भाई। अगला बिलो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ना, ये भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है साइड ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, क्या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के साइड में होता है? तो नहीं, ये होता कहाँ पे है? सेमिनी वेसाइकल के नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला आंसर कीजिए फटाफट से। सेक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसाइकल कंटेन, सेमिनल वेसाइकल जो रिलीज करता है सेमिनल फ्लूइड, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है? रट्टू वाला क्वेश्चन है ये भाई, रट्टू वाला। चलो जल्दी से आंसर करो, मैं जरा एक गिलास पानी पी कर आता हूँ, ठीक है, सिर्फ एक गिलास, ज्यादा नहीं, ठीक है जी, बस यूं आ गया मैं। हाँ जी, चलिए तो क्या होगा इसका आंसर? बताया हुआ भी था मैंने। सेमिनल वेसाइकल रिलीज करता है सेमिनल फ्लूइड, और सेमिनल फ्लूइड में होता है फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड कुछ एंजाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलिए अगला देखिए, टेस्टोस्टेरोन इज टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय, टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय, कितना बार बताना पड़ेगा भाई कि ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है यही तो रिस्पॉन्सिबल होता है मेल कैरेक्टर के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और इसको रिलीज कौन करता है? इसको रिलीज करता है इंटरस्टिशियल सेल। कौन रिलीज करता है? इंटरस्टिशियल सेल। और इंटरस्टिशियल सेल का ही तो दूसरा नाम है लेडिक सेल, मतलब आंसर हो गया हमारा लेडिक सेल। क्लियर? क्लियर है जी? चलिए अगला देखिए, अगला रोल ऑफ लेडिक टेस्ट, रोल ऑफ लेडिक सेल ऑफ टेस्टिस इज टू, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, थोड़ा सा लाइन बस चेंज हो गया। टेस्टिस के लेडिक सेल का रोल क्या है, उसका काम क्या है? अभी ही बतलाए हैं कि ये वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सेक्रेट करता है, सिंथेसिस करता है, मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे आइए। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, बहुत अच्छा। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन मैमल्स, स्तनधारी में जो टेस्टिस है, टेस्टिस आकर इन स्क्रोटल सैक, मैमल्स के बॉडी में, मैमल्स मेल के बॉडी में टेस्टिस जो होता है वो उसके स्क्रोटम में होता है, वो उसके स्क्रोटल सैक में होता है। और ये जो स्क्रोटल सैक है ये उसके विसरा यानी कि उसके बॉडी के बाहर, मेल के बॉडी के बाहर पाउच के जैसे होता है जो कि लटका हुआ होता है। तो ये ऐसा क्यों, टेस्टिस उस स्क्रोटम में ही क्यों होता है?
टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में क्यों नहीं होता है? चलिए आंसर कीजिए। देखिए बता देता हूं आपको। देखिए होता क्या है कि जब बच्चा अपनी माँ के पेट में पल रहा होता है, जब बच्चा अपनी माँ की पेट में पल रहा होता है तो उसी वक्त, ठीक है, जब बच्चा अपनी माँ की पेट में पल रहा होता है तो उसी टाइम मेल के बॉडी में टेस्टिस का फॉर्मेशन हो जाता है जब वो 2 से 3-4 महीने का होता है। ठीक, जब वो बच्चा छठे से 7वें महीने का होता है तो उस बच्चे के बॉडी में जो टेस्टिस होता है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, मेल के बॉडी में जो टेस्टिस होता है, मेल के बॉडी में जो टेस्टिस होता है वो उसके एब्डोमिनल कैविटी में बनता है। ठीक है, मेल का जो टेस्टिस होता है वो उसके एब्डोमिनल कैविटी में बनता है, लेकिन बच्चा जैसे ही छठे से 7वें महीने का होता है माँ के पेट में तो उस बच्चे का टेस्टिस आ जाता है कहाँ पे? उसके स्क्रोटम में। अब सब तो भगवान ने निर्माण किया है, अब वही जो है वही बहुत बड़े डॉक्टर और बहुत बड़े इंजीनियर दोनों ही वो है। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि टेस्टिस के अंदर बनता है स्पर्म और स्पर्म का फॉर्मेशन हमारे नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं है। हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतने टेम्परेचर पे स्पर्म का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए इससे 2 से 2.5 अथवा 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए। ठीक है, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? अप्रॉक्स 34 टू 34.5 डिग्री सेल्सियस, अप्रॉक्स इतना। ठीक है, तभी स्पर्म का फॉर्मेशन हो पाएगा। तो मेल के बॉडी में बाहर की ओर पाउच के जैसा जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज स्क्रोटम, जिसको स्क्रोटल सैक भी कहते हैं। ठीक है, उस स्क्रोटम में, इस स्क्रोटल सैक के अंदर एक टिश्यू प्रेजेंट होता है, एक सेल प्रेजेंट होता है जिसका नाम है डार्टोज सेल। इस डार्टोज सेल का काम क्या होता है? ये स्क्रोटम के टेम्परेचर को कम करके रखता है। क्या करता है? ये स्क्रोटम के टेम्परेचर को कम करके रखता है जिससे कि उस स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस आ जाए और उसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन हो, जिससे कि ये दुनिया आगे बढ़ती रहे। क्लियर है? तो क्यों टेस्टिस क्यों आता है स्क्रोटम में? क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट होती है लो टेम्परेचर के लिए। किस चीज के लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म के फॉर्मेशन। यहां पे हो जाएगा आपका आंसर डी। क्लियर? आगे देखिए, अब आगे देखिए अगला है द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड। देखिए यदि हम बात करेंगे टेस्टिस के स्ट्रक्चर की तो टेस्टिस का स्ट्रक्चर अंडा के आकार का होता है। ठीक है, और हाँ जी, ये देखिए टेस्टिस का ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। क्या बोलते हैं? टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। इसके अंदर प्रेजेंट होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये जो घुमा हुआ स्ट्रक्चर है ना, यही होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, और आगे चलकर जो स्ट्रेट हो जाता है इसको बोलते हैं ट्यूब्यूलर रेक्टाई। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर में जो स्पेस प्रेजेंट होता है, ये सारा स्पेस होता है, ये प्रेजेंट होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े, चलिए
अब देखिए, द एपिडिडाइमिस लेड टू द एपिडिडाइमिस लेड टू वॉस डिफरेंस दैट एसेंड टू द, यानी कि बोल रहा है यहाँ पे कि ये जो एपिडिडाइमिस है, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो एपिडिडाइमिस है, एपिडिडाइमिस से कहाँ पे गया, वॉस डिफरेंस में, और उसके बाद वो आगे कहाँ पे जाएगा, एब्डोमेन वाले पार्ट में। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। क्लियर है बात? ठीक है जी, क्लियर है बात? चलिए अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, आंसर कीजिए फटाफट से। If the epididymis is not presented, then what will happen? यदि एपिडिडाइमिस को निकाल दिया जाए, यदि एपिडिडाइमिस को निकाल दिया जाए तो क्या होगा? अब देखिए, यदि बात करेंगे एपिडिडाइमिस को, तो स्पर्म को मैचुरेशन कहाँ पे मिलता है? स्पर्म को मैचुरेशन मिलता है कहाँ पे? स्पर्म को मैचुरेशन मिलता है एपिडिडाइमिस में। यदि एपिडिडाइमिस ना हो तब क्या होगा? स्पर्म जो है इनकैपेबल हो जाएगा, यानी कि वो स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। स्पर्म तो बन गया है, लेकिन स्पर्म के पास शक्ति नहीं होगी कि वो ओवम को फर्टिलाइज कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला देखिए, इन ह्यूमन द अनपेयर्ड मेल स्ट्रक्चर, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज, यहां पे बोल रहा है ह्यूमन में कौन सा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऐसा है जो कि अनपेयर्ड, पेयर्ड नहीं होता है, जोड़े में नहीं होता है? बताइए, जोड़े में नहीं होता है। टेस्टिस, स्क्रोटम के अंदर 2 टेस्टिस प्रेजेंट होता है हर एक मेल के बॉडी में, तो ये तो पेयर्ड है। सेमिनल वेसाइकल, ये भी कैसा होता है? पेयर्ड होता है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पेयर्ड होता है। बचा कौन सा? प्रोस्टेट ग्लैंड, तो ये होता है अनपेयर्ड, यानी कि ये 2 नहीं, ये एक ही होता है। इसका आंसर हो गया। अगला आंसर कीजिए, फटाफट से आंसर कीजिए। द स्पर्म अंडरगो फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन एक्वायरिंग इंक्रीज्ड मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी इन, अभी बताया ना कि स्पर्म फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन के लिए और अपनी मोटिलिटी को बढ़ाने के लिए और फर्टिलाइज करने की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कहाँ पे जाता है भाई? कहाँ पे? इनामिनाडिका, नो, एपिडिडाइमिस। ठीक है, तो आप आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, आंसर कीजिए फटाफट से, आंसर कीजिए फटाफट से, जल्दी जल्दी भाई। If for some reason the vas efferentia in the male reproductive system get blocked, the gamete will be transported from, no sorry, the gamete will not be transported from, again मैं क्यों आप लोगों से कहता था कि भाई स्पर्म, क्यों आप लोगों से कहता था कि स्पर्म पाथवे पढ़ना जरूरी है? अब पता चला ना किस टाइप का क्वेश्चन आता है। सो ये भी स्पर्म पाथवे का ही क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए रिपीट कर दे रहा हूं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूबुलर रेक्टाई, रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस के बाद वॉस इफ्रेंस, वॉस इफ्रेंस के बाद एपिडिडाइमिस। यहाँ पे क्या बोल रहा है? यदि वॉस इफ्रेंसिया को ब्लॉक कर दिया जाए, ठीक है, यदि वॉस इफ्रेंसिया को ब्लॉक कर दिया जाए तो गैमीट कहां से कहां तक नहीं जा पाएगा? तो वो रेटिटेस्टिस से एपिडिडाइमिस में नहीं जा पाएगा। तो ये हो गया रेटिटेस्टिस टू एपिडिडाइमिस, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, अब बताइए इसका आंसर। चलिए
आंसर 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 कीजिए, आंसर कीजिए। देखिए बहुत सिंपल है, देखिए कैसे है। मेल जर्म सेल का दूसरा नाम मैंने क्या बताया आपको? स्पर्मेटोगोनियल सेल। मेल जर्म सेल का दूसरा नाम स्पर्मेटोगोनियल सेल। तो सी का क्या हो गया? सी का हो गया पहला। तो यहाँ पे सी का 3 है और सी का 4 है, तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों होगा नहीं। आपको तुक्का मारने में से भी 2 ठो हट गया। पहले आपका क्वेश्चन सही होने का चांस था ओनली 25%। अभी यदि आप तुक्का भी मारोगे तो हो जाएगा कितना? हो जाएगा 50%। अब बताएंगे आशुतोष सर आपको कि कैसे आपको उस 50% से 100% पे आना है। तो अब देखिए, सी का 1 और डी का 4 तो दोनों में लिखा हुआ है भाई। वैसे भी सेमिनल वेसाइकल, वैसे भी ये सेमिनल वेसाइकल क्या है? एक्सेसरी ग्लैंड है। अब आपको देखना है रेटी टेस्टिस और यूरेथ्रल मीटस वाला। यूरेथ्रल मीटस में मैंने क्या बताया हुआ था कि वो क्या है? एक्सटर्नल ओपनिंग। ई का देखिए 3 नंबर कहाँ पे है? इसका है दूसरा नंबर, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे अभी का तीसरा नंबर हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका ये क्वेश्चन सही। इति विवाह समाप्तम। ठीक है, अब वधु वर की हुई। चलिए अगला देखिए, वेयर इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहां पर होता है वो ये बोल रहा है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहां पे होता है? पेक्टोरल रीजन किसको बोलते हैं? पेक्टोरल, पेक्टोरल ये वाला पेक्टोरल क्या यहाँ पे होता है? नहीं, यहाँ भी नहीं होता। एब्डोमिनल पेट वाला क्या यहाँ पे होता है? ना, यहाँ भी नहीं होता। लंबर पीछे की ओर से, यहाँ भी नहीं होता। पेल्विक रीजन, भाई रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता कहाँ पे है? पेल्विक रीजन में। इतना आसान क्वेश्चन। चलो अगला देखो, testes descend permanently into their respective scrotal sac through the यहाँ पे बोल रहा है कि टेस्टिस हमेशा के लिए आ जाता है कहाँ पे? टेस्टिस हमेशा के लिए आ जाता है स्क्रोटल सैक यानी कि स्क्रोटम में। किसके द्वारा? किसके द्वारा? देखिए ये है पेनिस, यहाँ पे है स्क्रोटम। ठीक है, और ये है आपका क्या है भाई? ये है कोई पर्सन, व्यक्ति। ये है एब्डोमिनल कैविटी, ये है एब्डोमिनल कैविटी। जब बच्चा पेट में था तो बच्चा का टेस्टिस कहाँ पे बनता है? एब्डोमिनल कैविटी में। अब एब्डोमिनल कैविटी से वो कहाँ पे आएगा? वो आएगा स्क्रोटम में। तो यहाँ पे जो नली होगी ना, इस नली का नाम होता है इंग्वानल कैनाल। बहुत से बच्चों में क्या होता है कि अब देखिए होता क्या है, टेस्टिस आ गया कहाँ से? एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में। बहुत बार क्या, और जैसे ही स्क्रोटम में आ गया, इंग्वानल कैनाल जो खुला हुआ होता है टेस्टिस के लिए, अब धीरे धीरे बंद होने लगता है। बहुत बच्चों में ये इंग्वानल कैनाल अच्छे से बंद नहीं हो पाता है, तो आगे चल करके क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर से जो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर से इंटेस्टाइन होता है ना, इंटेस्टाइन का लूप इधर आने की कोशिश करता है, जिसके कारण उसको दर्द होता है, बहुत तेज दर्द होता है, जिस बीमारी को बोलते हैं हर्निया। पता चल गया हर्निया क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंग्वानल कैनाल। ठीक है, अगला देखिए, फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटम। बहुत बार क्या होता है, देखिए जनरल क्या होता है, स्पेशली पहले के टाइम में भी क्या होता था, अभी तो थोड़ा कम हो गया, पहले बहुत ज़्यादा होता था कि यदि कोई महिला बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही है तो उसको घर से भगा दिया जाता था, उसको कुलक्षणी ये वो दिशा बहुत गालियाँ मारपीट की जाती थी। ठीक है, लेकिन उस जरूरी नहीं कि उस महिला में ही कोई दिक्कत हो सकता है कि पुरुष में भी कोई दिक्कत हो। ठीक है, उन्हीं दिक्कतों में एक होता है कि मेल, अभी मैंने क्या बताया,
कि टेस्टिस स्क्रोटम में आएगा तभी टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनेगा। यदि टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं आया किसी कारणवश तो स्पर्म नहीं बनेगा। स्पर्म नहीं बनेगा तो चाहे एक शादी करे चाहे 50 शादी करे, क्या उसकी किसी भी 50 बीबी को बेबी होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस मेल के बॉडी में स्पर्म तो बन ही नहीं रहा है। तो वैसे ही जब टेस्टिस क्या होता है, स्क्रोटल सैक में नहीं आ पाता है, इस कंडीशन को बोलते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए, वेयर द स्पर्म प्रोड्यूस। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है ये। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है जी। विच सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। मेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन कौन प्रदान करता है? कौन प्रदान करता है बताइए? अभी बताया था ना, स्पर्मेटोगोनियल सेल क्या बनता है, क्या करता है? स्पर्म का निर्माण करवाता है। इंटरस्टिशियल सेल, लेडिक सेल, दोनों एक ही का नाम है। ये क्या करता है? ये टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का फ्लो करवाता है। और ये जो सर्टोली सेल है ये न्यूट्रिशन देता है। तो हो गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला। The penis is part of both the urinary system and reproductive system. Which of the following is also the urinary system in male? अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो पेनिस होता है ना, ये जो पेनिस होता है, इधर से ही क्या निकलता है? पेशाब, यूरिन भी निकलता है, और इधर से ही स्पर्म भी निकलता है। यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और यूरिनरी पार्ट भी है। ठीक, ऐसा और कौन सा पार्ट है जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट और यूरिनरी पार्ट दोनों है? के अंदर से जो आ रहा होता है ना, इसका नाम होता है यूरेथ्रा। क्या नाम होता है? यूरेथ्रा। उसी यूरेथ्रा के द्वारा पेशाब भी आता है और उसी यूरेथ्रा के द्वारा सीमेन भी आता है। तो आंसर हो गया यहाँ पे यूरेथ्रा। ठीक है जी, चलिए अगला देखिए। सेल्स ऑफ लेडिग अकर इन। लेडिग सेल कहाँ पे होता है? क्या लीवर में होता है भाई? ना, लीवर में तो हिपैटिक सेल होता है। ओवरी, हम पढ़ रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ पे ओवरी कहाँ से आ गया? ये भी नहीं। स्प्लीन, स्प्लीन को बोलते हैं ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी, ये भी नहीं। बचा क्या? तो टेस्टिस। तो लेडिग सेल कहाँ पे होता है? टेस्टिस में होता है। क्लियर? चलिए, विच वन इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या ये भी बताना पड़ेगा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? स्क्रोटम है? नो। ठीक है, पेनिस है? नो। स्क्रोटम नहीं होगा, कोई बात नहीं। ठीक है, फिर भी कुछ ना कुछ जुगाड़ हो सकता है। आपको मैंने बताया हुआ था असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में। पेनिस नहीं, डॉक्टर क्या करेंगे? मेल के बॉडी से डायरेक्ट इंजेक्शन के द्वारा स्पर्म निकाल कर फीमेल के बॉडी में डाल देंगे, फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये भी नहीं। बचा क्या? टेस्टिस, क्योंकि टेस्टिस के अंदर ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर। ठीक है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है? टेस्टिस नहीं, ये तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ओवरी भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल का। बियर्ड, दाढ़ी, क्या ये कोई सेक्स ऑर्गन है? नो। बचा क्या? वॉस डिफरेंस। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, वॉस डिफरेंस। ठीक है, अगला। विच एसिड अकर्स इन सीमेन। सीमेन में इनमें से कौन सा एसिड होता है? सीमेन में इनमें से कौन सा एसिड होता है? याद रखिएगा, मैंने बताया भी हुआ था, सिट्रिक एसिड। ठीक है, जो सीमेन होता है, सीमेन के अंदर सिट्रिक एसिड होता है। अगला, सेमिनल फ्लूइड का काम क्या होता है? सेमिनल फ्लूइड का काम क्या होता है? सेमिनल फ्लूइड का काम क्या होता है? क्या ये सेक्सुअल अट्रैक्शन देता है? नो। टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू एग। सेमिनल फ्लूइड है मेल का, इसमें फीमेल कहां से आ गया? एग कहां से आ गया? ये भी नहीं। टू प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। फीमेल के वेजाइना का मीडियम होता है एसिडिक, तो ये भी नहीं होगा। बचा क्या? टू प्रोवाइड मीडियम फॉर द मूवमेंट ऑफ
स्पर्म। तो आपका आंसर हो गया सी। क्लियर। अगला, कॉमन डक्ट फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ वास डिफरेंस एंड डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसाइकल। सेमिनल वेसाइकल क्या, सेमिनल वेसाइकल से निकलता है क्या, सीमेन, और वॉस डिफरेंस से क्या आ रहा होता है, स्पर्म। सीमेन और स्पर्म जहां पर मिलते हैं और दोनों मिलकर के जिस डक्ट में जाते हैं उसका नाम होता है इजैकुलेटरी डक्ट। पहले मैंने बताया, अभी भी मैंने समझाया। तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 32, टूनिका एल्बुजिनिया इज द कवरिंग अराउंड। जो मैंने टेस्टिस का डायग्राम बनाया हुआ था, तो टेस्टिस का जो डायग्राम बनाया हुआ था, जो उसका कवरिंग लेयर होता है, उसको क्या बोलते हैं, टूनिका एल्बुजिनिया। तो क्या ये ओविडक्ट का है, ना भाई ना। किडनी का है ना, हार्ट का है ना, बचा क्या, टेस्टिस। क्लियर। विच एक्सेसरी ग्लैंड अकर इन मेल मैमल ओनली। ठीक है, यदि बात करेंगे बार्थोलिन ग्लैंड की, तो बार्थोलिन ग्लैंड फीमेल में होता है, पेरिनियल ग्लैंड भी फीमेल में होता है। तो ऑल ऑफ दीज तो हो नहीं सकता है, बचा क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये सिर्फ और सिर्फ मेल में होता है। क्लियर। अगला, सेमिनल वेसाइकल इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ। ठीक है, सेमिनल वेसाइकल इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैंने कहा बताया था, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस से आ रहा है क्या, सीमेन, सॉरी, वास डिफरेंस से आ रहा है क्या, स्पर्म, और उसके बाद आता है वो सेमिनल वेसाइकल में, और उसके बाद जाता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड में। तो जाहिर सी बात है कि ये आंसर क्या होगा, कि वास डिफरेंस और प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, जिसकी कीमत है, जिसकी कीमत है बाबू सोना जादू टोना, बिल्कुल भी नहीं। मैंने क्या बताया कि स्क्रॉटम का जो टेम्परेचर होता है एब्डोमिनल कैविटी से कितना कम होता है, मैंने बताया अप्रॉक्स 2.5 डिग्री सेल्सियस टू 3 डिग्री सेल्सियस भी। ठीक है, 1 डिग्री हो नहीं सकता है, 10 डिग्री बहुत ज्यादा हो गया, 5 डिग्री भी ज्यादा हो गया, नियरेस्ट कौन सा है, तो 3 डिग्री सेल्सियस। ये रहा अपना आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉपरेशन। ठीक है, देखिए कोई अकेला आगे नहीं बढ़ता है, हम यदि आगे बढ़ते हैं तो हमारे साथ हमारे मम्मी पापा का प्यार और आशीर्वाद होता है, हमारे टीचर्स का प्यार और आशीर्वाद होता है, और साथ ही साथ आसपास के लोगों का भी मेहनत होता है। ठीक है, तो ऐसे ही आप यदि सपोर्टिव रहिएगा, आप सपोर्ट कीजिएगा, तो ऐसे ही डेली कंटेंट लाएंगे और डेली ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया हो। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और शेयर कर दे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रीच कर पाए अपने चैनल तक। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आप पढ़ के आइएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।